ओके, आज हम लोग आईसीएसई फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं और ये चैप्टर नंबर 2 का ये पहला वीडियो है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, नेम ऑफ द चैप्टर इज वर्क, पावर एंड एनर्जी। तो इसमें इस चैप्टर में हमको ये बहुत लंबा चैप्टर है, इसमें तो हम लोग को 3 पार्ट को अलग अलग पढ़ना है और उसके बाद न्यूमेरिकल्स करना है। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं विद द टॉपिक वर्क। ऑल ऑफ यू डू सम वर्क। वर्क का मतलब सबको पता है, काम। पर फिजिक्स में वर्क का मतलब क्या होता है? फिजिक्स में वर्क का मतलब क्या है? वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन एनी फोर्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी इज एबल टू प्रोड्यूस अ डिस्प्लेसमेंट। माने हम कोई बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और वो बॉडी मूव करेगा, तब क्या होगा? तब हम कहेंगे कि वर्क इज डन। जैसे मान लो हम इसको पुश कर रहे हैं, ये मूव कर रहे हैं, ये पुश कर मूव कर रहे हैं, वर्क डन हो रहा है। हम इसको पुश कर मूव नहीं कर रहे तो वर्क डन नहीं हो रहा। तो वर्क में 2 पैरामीटर्स आते हैं। पहला तो हो गया फोर्स और दूसरा हो गया दैट फोर्स शुड प्रोड्यूस डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट अगर डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, पहला बात तो अगर फोर्स नहीं होगा तो वर्क डन का बात ही नहीं आता, सवाल ही पैदा नहीं होता। और अगर फोर्स है फिर भी डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है तो भी क्या होगा? वर्क डन 0 होगा। तो वर्क कब होगा? जब हम लोग देखेंगे कि वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन द डिस्प्लेसमेंट, व्हेन द फोर्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी is able to produce displacement। और उसके बाद देखेंगे लास्ट में कि एक तो वर्क डन कब नहीं होगा? अगर डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, और अगर डिस्प्लेसमेंट होने से भी वर्क डन नहीं होगा, उसको हम लोग बोलते हैं जीरो वर्क। उसमें बाद में आ रहे अगर डिस्प्लेसमेंट फोर्स के परपेंडिकुलर है तो। अब सपोज लेट अस कम टू द न्यूमेरिकल पार्ट। तो वर्क का फॉर्मूला क्या है? F इंटू एस। F इंटू एस, ओके, मतलब फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। बट ये उतना सिंपल डेफिनेशन नहीं है। यहां पर स्टूडेंट्स लिख लो, वर्क का मतलब है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ये हम लोगों को समझना है, ये हम लोगों को समझना है कि नॉट ओनली फोर्स बट डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। फोर्स के दिशा में जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, मतलब हम अगर इसको इधर फोर्स दे रहे हैं तो ये इसी डायरेक्शन में कितना मूव कर रहा है। हम अगर इसको ऐसे फोर्स दे रहे हैं तो ये ऐसे कैसे मूव कर रहा है, उसको हम कहते हैं क्या? उन दोनों का प्रोडक्ट होता है फोर्स। अब यहां पे 2 बातें आती हैं कि पहला केस क्या होता है कि F and S are in same direction, are in same direction। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ में आ गया? तो वर्क का फॉर्मूला क्या बन गया? F इंटू एस। मतलब हम एक ब्लॉक के ऊपर में इस डायरेक्शन में F फोर्स दे रहे हैं और ये यहां से यहां इस डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो रहा है। मतलब जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या बन गया स्टूडेंट्स? F इंटू एस। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि हम जिस डायरेक्शन में फोर्स दे रहे हैं उस डायरेक्शन में बॉडी मूव नहीं कर रहा है। एग्जांपल देखो, सपोज यहां पर एक ब्लॉक है, जैसे बच्चे लोग कोई रस्सी में कुछ ब्लॉक को बांध के टांगते हैं। ये रोड है और ये रस्सी ऐसे बांधा हुआ है। फोर्स किधर जा रहा है? इधर। बॉडी किधर मूव कर रहा है? इधर। मतलब जिधर फोर्स दे रहे हैं बॉडी नहीं मूव कर रहा है, बॉडी तो अलोंग द ग्राउंड मूव कर रहा है। तो इसका मतलब यहां पर F और S के बीच में एक एंगल बन रहा है, उस एंगल को हम क्या कहते हैं? थीटा। तो अब हम इसमें क्या करेंगे? हम तो इसको ये नहीं निकाल सकते ना F इंटू एस, क्योंकि F और S तो सेम डायरेक्शन में नहीं है।
क्योंकि ये फॉर्मूला हम लोग तभी अप्लाई करेंगे जब एफ और एस क्या होगा, सेम डायरेक्शन में होगा। तो अब देखा जाए कि हम लोग क्या करते हैं कि इसको सपोज हम इसको एफ मान लिए, तो ये लाइन कितना होगा, ये क्या हो जाएगा, ये होगा एफ कॉस थीटा, एफ कॉस थीटा। तो यहां पर हम लोग एफ का एक कंपोनेंट ले लिए, वो कंपोनेंट क्या है, एफ कॉस थीटा। इसको मैं ठीक से फिर से ड्रॉ करके बता दे रहा हूं, इस चीज को मैं क्लियर कर दे रहा हूं कि व्हाट इज दिस एफ कॉस थीटा। देखो सपोज ये ब्लॉक था, इसको हम इधर से फोर्स दे रहे थे, ये इधर मूव कर रहा था, ये एंगल को थीटा मान लिए, तो हम इधर फोर्स दे रहे हैं, ये इधर मूव कर रहा है, तो ये एफ एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो अगर ये इधर एफ है तो उसका एक कंपोनेंट अलोंग एस क्या बन जाएगा स्टूडेंट्स, सिंपल सा बात है, थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई कर दो। अगर ये एफ है तो ये क्या होगा, ये थीटा है, तो ये बेस क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा एफ कॉस थीटा। सिंपल सी बात है, क्योंकि अगर मान लो इसको बी मान लेते हैं तो एफ, तो बी बाई एफ इक्वल टू कॉस थीटा, यानी कि बी इक्वल टू एफ कॉस थीटा। तो बेस का वैल्यू क्या होगा, एफ कॉस थीटा, परपेंडिकुलर का वैल्यू क्या होगा, एफ साइन थीटा, पता है हम लोगों को। तो ये निकला थीटा। तो हमने क्या किए कि फोर्स का एक कंपोनेंट ले लिए एफ कॉस थीटा, जो डिस्प्लेसमेंट के अलोंग है। तो यहां पर डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, डिस्प्लेसमेंट तो एस हो रहा है, नो प्रॉब्लम, और कंपोनेंट ऑफ फोर्स अलोंग एस, ये कितना होगा, ये हो रहा है एफ कॉस थीटा। तो देयरफॉर W इज इक्वल टू एफ इंटू एस कॉस थीटा, या तो फोर्स कितना होगा, एफ कॉस थीटा इंटू एस, इसको हम क्या लिख सकते हैं, एफ एस कॉस थीटा। तो W इज इक्वल टू क्या मिल गया, एफ एस कॉस थीटा। तो एफ एस कॉस थीटा कब आएगा, कब आएगा, जब एफ और एस के डायरेक्शन सेम नहीं होगा। यहां पर देखो एफ इधर जा रहा है, एस इधर जा रहा है, इन दोनों का डायरेक्शन सेम नहीं है, उनके बीच का एंगल कितना बन रहा है स्टूडेंट्स, थीटा बन रहा है। तो W क्या हो गया, एफ एस कॉस थीटा। और अगर अब इससे हम लोग ये केस पा सकते हैं इजीली, कैसे, मान लो एफ और एस का सेम डायरेक्शन है, मान लो ये एफ इधर नहीं है, इधर ही है। अगर ये एफ इधर ही है तो थीटा का वैल्यू कितना होगा स्टूडेंट्स, 0 डिग्री होगा, और cos 0 कितना होता है, 1 होता है। तो W इज इक्वल टू एफ एस इंटू 1, मतलब एफ इंटू एस। लेकिन अगर ये ऐसे है तो सपोज एक केस मान लेते हैं कि बॉडी इधर मूव कर रहा है, फोर्स इधर बैठ दे रहा है, अब कैसे भी, तो इफ थीटा इज 90 डिग्री, अगर थीटा मान लेते हैं कितना 90 डिग्री, तो cos 90 कितना होता है स्टूडेंट्स, 0 होता है। तो W इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया, W क्या हो गया, 0। तो जैसा मैं थोड़ी देर पहले बताया था कि वर्क डन 0 कब होगा, या तो डिस्प्लेसमेंट हो ही ना, तो यहां पे हमको 3 कंपोनेंट मिल गया। अगर फोर्स 0 होने से तो कोई बात ही नहीं है वर्क डन का, तब तो हम लोग वर्क डन की बात ही नहीं करते। तो वर्क डन 0 कब होगा, या तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो, या फिर थीटा 90 डिग्री हो। थीटा 90 डिग्री होने का मतलब क्या हुआ कि जो डिस्प्लेसमेंट है और फोर्स है उनके बीच दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो ये हो गया ऑल अबाउट द वर्क। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अबाउट द केसेस व्हेन वर्क डन इज 0। तो वर्क डन 0 कब होगा, वर्क डन 0 कब होगा, एक नंबर एस इक्वल टू 0, 2 नंबर थीटा इज इक्वल टू 90। अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट में आते हैं, दैट इज नेगेटिव वर्क। नेगेटिव वर्क क्या है स्टूडेंट्स, नेगेटिव वर्क का मतलब क्या होता है कि इफ थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री तो वर्क इज नेगेटिव।
अब 180 डिग्री कैसे होगा, देखा जाए ये कैसे पॉसिबल है। हम फोर्स इधर अप्लाई कर रहे हैं और बॉडी इधर मूव कर रहा है, मतलब बॉडी जिधर मूव कर रहा है वो फोर्स के ऑपोजिट डायरेक्शन में, वो फोर्स के ऑपोजिट डायरेक्शन में। जैसे अगर हम कोई चीज को उठा रहे हैं तो हम क्या बोलेंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे डाल रहे हैं, हम इसको ऊपर उठा रहे हैं, तो वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटेशन, ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगा, नेगेटिव होगा, क्योंकि बॉडी तो ऊपर जा रहा है और ग्रेविटी नीचे चल रहा है, तो वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगा, जीरो, नेगेटिव होगा। तो क्योंकि बाद में आप लोग पढ़ोगे क्लास 11 में कि cos 180 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, -1 होता है, तो इसीलिए तो W इज इक्वल टू क्या बन गया, W इज इक्वल टू एफ एस इंटू -1, ये क्या बन गया, -fs। तो क्या देख रहे हैं हम लोग कि ये जो वर्क डन है वो नेगेटिव है, तो वर्क इज इक्वल टू -fs। अब आते हैं हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है यूनिट, ऑब्वियसली यूनिट। तो हम लोग अभी तक क्या पढ़े उसको जरा हम सम अप कर देते हैं, एक बार शॉर्ट में हम लोग क्या पढ़े उसको जरा हम समरी कर देते हैं, उसके बाद हम यूनिट में जाएंगे। हम लोग अभी तक पढ़े तो वर्क डन का मेन फॉर्मूला क्या हो गया स्टूडेंट्स, एफ एस कॉस थीटा। वर्क डन का मेन फॉर्मूला क्या हो गया, एफ एस कॉस थीटा। अब यहां से हम लोग 3 केस जनरेट करेंगे, देखो कैसे। अगर एफ और एस सेम डायरेक्शन में है, बॉडी को इधर पुश कर रहा है, बॉडी इधर मूव कर रहा है, तुम फुटबॉल में जिस डायरेक्शन में बॉल को किक करते हो बॉल उधर ही जाता है, पीछे तो नहीं जाता है, तो इस केस में वर्क डन क्या होगा, इस केस में हम क्या बोलते हैं, थीटा इज इक्वल टू 0। तो वर्क डन क्या हो गया, एफ इंटू एस। इज इट क्लियर? तो व्हेन थीटा विल बी 0, व्हेन द बॉडी is moving in the direction of force applied. Simple. Now, theta is equal to 90 degree means, जैसे एक क्वेश्चन है बुक में है, एक आईसीएसई में आता है कि एक आदमी अपने सर पे लोड लेके जा रहा है, व्हाट इज द वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटी। तो देखो उसका वेट किधर ऐड कर रहा है, डाउनवर्ड, वो किधर मूव कर रहा है, हॉरिजॉन्टली, वेट ऐड कर रहा है वर्टिकली, मूव किधर कर रहा है, तो वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटेशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इफ थीटा इज इक्वल टू 0, वर्क डन कितना होगा, 0 होगा। अब आते हैं नेगेटिव वर्क, इफ थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो वर्क डन क्या हो जाएगा, -1, यानी कि नेगेटिव वर्क। तो यही है स्टूडेंट्स, -1 ना लिख के हम क्या लिखेंगे इसको, -fs। तो ये 3 केस, तो मेन फॉर्मूला वर्क डन का यही है, एफ एस कॉस थीटा। इससे हम लोग 3 केस डिराइव कर सकते हैं। अब आते हैं यूनिट्स। यूनिट्स ऑफ वर्क क्या है, तो एसआई यूनिट ऑफ वर्क इज जूल। एसआई यूनिट ऑफ वर्क क्या होता है, जूल। ओके, जैसे अब 1 जूल का मतलब क्या हो गया, 1 जूल इज इक्वल टू 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर। यहां से जूल का डेफिनेशन है कि अगर 1 जूल, अगर मान लो हम इसके ऊपर एक फोर्स 1 न्यूटन फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, हम इसके ऊपर 1 न्यूटन फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और ये बॉडी कितना दूर जा रहा है, 1 मीटर जा रहा है। हम इसको 1 न्यूटन फोर्स दे रहे हैं, ये बॉडी 1 मीटर जा रहा है, तो कितना मैंने वर्क डन किया, 1 जूल। If a force of 1 Newton produces a displacement of 1 meter, then it is called, then the work done is said to be 1 joule. अब SI यूनिट क्या होता है, CGS यूनिट क्या होता है वर्क डन का, CGS यूनिट इज अर्ग। तो 1 अर्ग, नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी द रिलेशन बिटवीन जूल एंड अर्ग। देखो क्या होता है, 1 जूल इज इक्वल टू 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर। अब देखो तुम लोग पढ़े हो कि 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 टू द पावर 5 डाइन। व्हाट इज डाइन, डाइन इज द सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स। और सेंटीमीटर
का मतलब क्या हो गया, 100 मीटर का मतलब 100 सेंटीमीटर, तो ये कितना आ गया 10⁷ डाइन सेंटीमीटर। इस डाइन सेंटीमीटर को हम लोग क्या बोलते हैं, अर्ग। तो 1 जूल इज इक्वल टू 10⁷ अर्ग। तो ये हो गया द रिलेशन बिटवीन जूल एंड अर्ग। ओके, अब हम लोग पढ़ेंगे अबाउट द ग्रेविटेशनल वर्क डन। जैसे मान लो वो क्या होता है, सपोज अर्थ के ऊपर एक बॉडी है, उसका मास है m, अब उसको हमको यहां तक ले जाना है, इस प्लेटफॉर्म तक ले जाना है, जिस प्लेटफॉर्म का हाइट है h। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, F इंटू एस। ऑब्वियसली हमको यहाँ पे तो मान ले रहे हैं ना, हम इसको सीधा वर्टिकली उठाएंगे, तो वर्टिकली जब उठाएंगे तो फोर्स भी इधर ही देना पड़ेगा, ए भी इधर ही उठेगा, तो एफ और एस का डायरेक्शन सेम है, तो इसीलिए मैंने थीटा को नहीं लिखा। वर्क डन क्या हो गया, एफ इंटू एस। अब इस बॉडी को उठाने के लिए जिसका मास m है, उसको लिफ्ट करने के लिए हाउ मच मिनिमम फोर्स वी हैव टू गिव, दैट इज इक्वल टू द वेट ऑफ द बॉडी, इसके वेट के बराबर। तो वेट का फॉर्मूला क्या होता है, m इंटू जी। तो m इंटू जी, डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है h। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या हो गया स्टूडेंट्स, mgh। तो वर्क डन का फॉर्मूला कितना हो गया, mgh। तो इसका मतलब अगर ये बॉडी का मास m है और हमको इसको h हाइट तक ले जाना है ग्राउंड से, तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा, mgh। बाद में देखेंगे कि ये जो वर्क डन कर रहे हैं, दैट वर्क डन इज स्टोर्ड इन द बॉडी इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, और उसका भी फॉर्मूला क्या होगा, यही होगा mgh। तो ये सब रहा ऑल अबाउट वर्क। अब हम इस वीडियो में थोड़ा पावर वाले पार्ट को भी कंप्लीट कर रहे हैं। तो हम लोग का वर्क पार्ट तो हो गया, अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज पावर। अब पावर क्या होता है, पावर मीन्स द रेट ऑफ डूइंग वर्क। मीन्स हम कोई काम को कर रहे हैं तो उस काम को किस स्पीड से कर रहे हैं। तो पावर का डेफिनेशन क्या हो गया स्टूडेंट्स, वर्क डन बाय टाइम टेकन, वर्क डन बाय टाइम टेकन। तो पावर वर्क डन जो था ना, वो टाइम पे डिपेंड नहीं था। अगर कोई एक आदमी कोई काम को 4 घंटे में कर रहा है और दूसरा आदमी उस काम को 8 घंटे में कर रहा है, तो दोनों का वर्क डन सेम होगा, काम पूरा होने से मतलब है। पर पावर जो है वो टाइम पे फैक्टर आ जा रहा है, जो जल्दी काम पूरा करेगा, जहां पर टाइम कम लगेगा, वहां पावर ज्यादा होगा। तो जो 4 घंटे में काम करता था, उसका पावर 8 घंटे वाले से डबल हो गया। तो पावर इज इक्वल टू रेट ऑफ डूइंग वर्क। तो पावर इज इक्वल टू वर्क बाय टाइम, रेट ऑफ डूइंग वर्क। और पावर यहां पे 2 फैक्टर पे डिपेंड करता है, एक तो हो गया वर्क और दूसरा क्या हो गया, दूसरा हो गया टाइम। वर्क के साथ पावर का क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जितना ज्यादा वर्क होगा उतना ज्यादा पावर होगा। और टाइम के साथ पावर का क्या है, टाइम के साथ पावर का क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ये हम लोग समझना पड़ेगा। मतलब जितना हम ज्यादा टाइम लगाएंगे किसी वर्क को करने में, उतना पावर कम रहा है, पावर कम होगा। तो पावर विल बी लेस इफ वर्क डन इज मोर, sorry, if time taken is more, and power will be more if time taken will be less। तो पावर के साथ टाइम का क्या है, इनवर्स प्रोपोर्शन है। ओके स्टूडेंट्स, अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट, दैट इज द यूनिट ऑफ पावर। व्हाट इज द यूनिट ऑफ पावर, यूनिट ऑफ पावर। नाउ SI यूनिट ऑफ पावर is watt, WATT, name of the scientist James Watt। तो 1 जूल बाय 1 सेकेंड, तो व्हाट इज 1 वाट, 1 वाट इज 1 जूल बाय 1 सेकेंड। मतलब अगर कोई वर्क को हम अगर 1 जूल वर्क को हम 1 सेकेंड में पूरा कर दे रहे हैं, तो इसका मतलब पावर कितना है, 1 वाट है।
अगर कोई आदमी 1 जूल वर्क को करने में सिर्फ 1 सेकंड लगा रहा है तो उसका पावर कितना है? 1 वाट। अगर 2 जूल वर्क को करने में 1 सेकंड लगा रहा है तो उसका पावर 2 वाट है। अगर 1 सेकंड में कोई 10 जूल वर्क कर ले रहा है तो उसका पावर 10 वाट है। तो अगर कोई 1 सेकंड में 50 जूल वर्क कर रहा है तो उसका पावर 50 वाट है। तो पावर डिपेंड्स तुम 1 सेकंड में कितना जूल वर्क कर रहे हो। 1 सेकंड में तुम कितना जूल वर्क कर रहे हो। सपोज तुम 1 सेकंड में 1 जूल वर्क कर ले रहे हो तो पावर कितना हो गया? 100 वाट हो गया। और एक कमर्शियल यूनिट ऑफ पावर है जिसको हम लोग कहते हैं एचपी, मतलब हॉर्स पावर। और 1 हॉर्स पावर, ये बहुत बार क्वेश्चन आता है, रिलेशन 746 वाट। 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वाट। 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वाट। अब पावर का एक और यूनिट है कमर्शियल यूनिट, उसको बोलते हैं किलोवाट। अब आप लोगों को पता है किलो का मतलब क्या होता है? 1 किलोवाट। अब किलो का मतलब क्या होता है? 1000। तो 1 किलोवाट का मतलब क्या हो गया? 1000 वाट। तो 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वाट एंड 1 किलोवाट इज इक्वल टू 1000 वाट। तो ये रहा ऑल अबाउट पावर। नाउ वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। ओके, तो ये रहा ऑल अबाउट पावर। अब हम लोग चलते हैं एनर्जी के बारे में। लेट्स सी व्हाट इज एनर्जी। एनर्जी क्या है? तो अब हम लोग एनर्जी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। वैसे एनर्जी तो बारे में हम लोग लोअर क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। क्लास 6 का, 7 का, 8 का सब किताब, सब फिजिक्स, सब क्लास के फिजिक्स बुक में एनर्जी चैप्टर रहता है, देखे होंगे, पढ़े होंगे आप लोग। एनर्जी इज द एबिलिटी और कैपेसिटी टू डू वर्क। मतलब कोई भी काम करने का जो एबिलिटी है या कैपेसिटी है उसको हम कहते हैं एनर्जी। ओके, तो एनर्जी मतलब अगर कोई बॉडी में एनर्जी नहीं, वो बॉडी, सपोज दिस इज अ बॉडी, इट कैन डू वर्क, मतलब इससे काम हो पाएगा अगर इसमें एनर्जी है। अगर इसमें एनर्जी नहीं है तो ये काम नहीं कर पाएगा। अब जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूं, जब कोई बुलेट किसी गन से निकलता है तो वो बहुत काम कर सकता है, इट कैन पेनिट्रेट थ्रू अ टारगेट। लेकिन अगर उसी बुलेट को हम हाथ से लेके मारे तो क्या वो टारगेट को पेनिट्रेट कर पाएगा? नहीं। तो बुलेट तो वही है ना। अंतर क्या पड़ गया? अंतर पड़ गया कि अभी हम लोग देखेंगे कि जब वो गन से निकलता है तो उसका स्पीड बहुत ज्यादा है, इन अदर वर्ड्स उसका काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा है, तब वो ज्यादा वर्क डन कर सकता है। लेकिन अगर तुम हाथ से सिर्फ फेंक रहे हो तो उसको उतना स्पीड नहीं मिल रहा है, तो ये उतना वर्क डन नहीं कर पाएगा। तो बॉडी वर्क डन करेगा या नहीं करेगा डिपेंड करता है उसके एनर्जी है या नहीं, एक नंबर पॉइंट। दूसरा पॉइंट, जितना ज्यादा एनर्जी होगा उतना ज्यादा क्या होगा? वर्क डन होगा। इसीलिए हम लोग कहते हैं क्या? एनर्जी इज द एबिलिटी टू डू वर्क। ओके, अब आते हैं यूनिट। तो यूनिट एनर्जी का वर्क का है। एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी इज जूल। इज व्हाट? जूल, डिनोटेड बाय जे। एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी क्या है? जूल, डिनोटेड बाय जे। लेकिन हम लोग जो घर में बिजली का बिल देते हैं, घर में जो इलेक्ट्रिक बिल पे करते हैं, उस इलेक्ट्रिक बिल में जो यूनिट रहता है उसको कहते हैं कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, और वो क्या होता है? किलोवाट आवर। तो व्हाट इज किलोवाट आवर? किलोवाट आवर is the commercial unit of energy. Clear? Kilowatt hour is the commercial unit of energy. अब किलोवाट आवर का मतलब क्या हुआ? 1 किलोवाट आवर मतलब 1 किलोवाट
इंटू 1 आवर। ओके, तो 1 किलोवाट हम लोग अभी क्या देखे थे, पावर का फॉर्मूला क्या था, वर्क डन बाय टाइम, या इसको एनर्जी बाय टाइम भी बोल सकते हैं। तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या बन जाएगा स्टूडेंट्स, पावर इंटू टाइम। एनर्जी का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, पावर इंटू टाइम। तो 1 किलोवाट आवर मतलब 1 किलोवाट, ये क्या हो गया पावर, और ये क्या हो गया टाइम। अब इसको एसआई में लाते हैं तो ये क्या बन गया, 10 क्यूब वाट इंटू 3600 सेकेंड। तो क्या किया स्टूडेंट्स हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम देखो कि 1 आवर में कितने सेकंड्स होते हैं 3600, और 1 किलोवाट मतलब 10 क्यूब वाट। तो ये क्या बन गया 3.6 इंटू 10 टू द पावर, ये 5 और एक पॉइंट के लिए 6 वाट इंटू सेकेंड। तो वाट इंटू सेकेंड क्या होता है, जूल। तो प्लीज नोट इट डाउन, अगर आप लोग नहीं लिख पाए तो वीडियो पॉज करके लिख लीजिएगा कि वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, डेरिवेशन, रिलेशन बिटवीन किलोवाट आवर एंड जूल। तो किलोवाट आवर और जूल के बीच का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है, जिसको हम बोलते हैं 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। अब हम लोग चलते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी। अच्छा, उसके पहले एक छोटा सा चीज बात कर लेते हैं, द डिफरेंस बिटवीन एनर्जी एंड पावर। देखो, पावर एनर्जी क्या है, जैसा मैंने अभी कहा एबिलिटी टू डू वर्क, और पावर क्या है, रेट ऑफ डूइंग वर्क। मतलब एनर्जी के कारण कोई बॉडी काम कर सकता है, और पावर है कि कितने कम टाइम में वो काम को कर रहे हैं। सेकेंड पॉइंट, एनर्जी डज नॉट डिपेंड अपॉन टाइम। एनर्जी टाइम पे डिपेंड नहीं करता है, लेकिन पावर जो है वो टाइम पे डिपेंड करता है। तो पावर डिपेंड्स अपॉन टाइम बट एनर्जी डज नॉट डिपेंड अपॉन टाइम। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी। उसमें से आज जो पढ़ेंगे वो है मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी। अब इस मैकेनिकल एनर्जी को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर दे रहे हैं। पहला क्या आया, पोटेंशियल एनर्जी, दूसरा क्या आया, काइनेटिक एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या है जरा उसको देखेंगे। व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का मतलब होता है क्या, डेफिनेशन में बोल रहा हूं, आप लोग स्लोली लिख लीजिएगा। द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स कॉन्फ़िगरेशन और पोजीशन। एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स चेंज इन पोजीशन और कॉन्फ़िगरेशन। मतलब जब हम किसी बॉडी के पोजीशन को चेंज कर रहे हैं या उसके कॉन्फ़िगरेशन मतलब शेप, उसके फॉर्म को चेंज कर रहे हैं, जैसे हम लोग स्प्रिंग को दबा दिए तो उसका कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो गया, उसमें बाद में आ रहे हैं। तो जब किसी बॉडी का पोजीशन चेंज कर रहे हैं या कॉन्फ़िगरेशन को चेंज कर रहे हैं तो उसके अंदर क्या होता है, एक एनर्जी स्टोर होता है। जैसे हम एक स्प्रिंग को दबाते हैं तो जैसे हम स्प्रिंग को दबाते हैं उसके अंदर एक एनर्जी स्टोर हो जाता है। या फिर हम अगर किसी बॉडी को जमीन से उठाकर किसी हाइट पर रख दे रहे हैं तो भी उसके अंदर में एनर्जी स्टोर हो जा रहा है। तो ये जो एनर्जी स्टोर हो रहा है उस बॉडी में, उस एनर्जी चेंज इन पोजीशन और कॉन्फ़िगरेशन, उसको हम क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। अब इस पोटेंशियल एनर्जी को दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। अगर वो पोटेंशियल एनर्जी चेंज इन पोजीशन के कारण है, मतलब हाइट के चेंज होने के कारण अगर हो रहा है, तो उसको हम लोग कहते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। और अगर उसके शेप में चेंज होने के कारण है तो क्या कहेंगे उसको कहते हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। जैसे एक स्प्रिंग को हम कंप्रेस किए, कंप्रेस करके छोड़ते हैं तो जंप करता है, क्यों, कि जैसे उसको कंप्रेस करते हैं उसके अंदर में इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी आ जाता है, और जब हम उसको रिलीज करते हैं वो क्या होता है, वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। तो हम लोग के आईसीएसई सिलेबस में क्लास 10 में इसके बारे में नहीं पढ़ना है, हम लोग को पढ़ना ओनली अबाउट द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी।
नाउ व्हाट इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, लेट अस सी। तो हम लोग का जो टॉपिक है कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, या इसी को शॉर्ट में हम लोग सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। देखो सपोज अर्थ के ऊपर एक बॉडी है, उसका मास है m, और हम लोग उसको यहां तक ले जाना है। कहां तक ले जाना है? h हाइट तक। तो कैसे जाएगा? अपने आप तो जाएगा नहीं, तुम्हारे बोलने से। क्या करना होगा? तुमको वर्क डन करना होगा, कोई चीज को उठाने के लिए वर्क डन करना होगा। तो थोड़ी देर पहले हम लोग क्या देखे थे? ग्रेविटेशनल वर्क डन कितना था? mgh, है ना? चलो ठीक है, मैं फुल डिराइव कर दे रहा हूं कि फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स क्या होगा? कितना फोर्स देना होगा इसको उठाने के लिए? जितना इसका वेट है। और डिस्प्लेसमेंट कितना चाहिए? h चाहिए। तो W इज इक्वल टू mgh। अब बात ये है, कंसेप्ट ये है कि ये तो मान लो यहां पे चला गया, चलो अब ये यहां पे चला गया, ओके, वेरी फाइन। जब ये बॉडी यहां पे चला गया, कैसे गया? क्योंकि हमने इतना वर्क डन किया है। अब ये चले गया जब इस यहां पे, तो द वर्क डन ऑन द बॉडी इज स्टोर्ड इन द बॉडी इन द फॉर्म ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। मतलब ये जो हम वर्क डन कर रहे हैं वो उस बॉडी के अंदर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर्ड हो जा रहा है। और यही है वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम अगले वीडियो में डिटेल्स में बात करेंगे। वो यही है, क्या है? कि जो हम एक बॉडी पे वर्क कर रहे हैं, उस बॉडी के कारण जितना वर्क कर रहे हैं उसका एनर्जी उतना बढ़ जा रहा है। जैसे मान लो तुमको एक मैथ का एक चैप्टर आता है, सम नंबर 10 तक आता है, तुमने क्या किया? 15 तक किया, 5 सम किए। तो 5 सम किए तो क्या हुआ? तुम्हारा लेवल उतना बढ़ गया। अगले दिन तुमने फिर 5 सम किया, क्या हो गया? अब तुम्हारा लेवल और बढ़ गया। तो जितना तुम मेहनत कर रहे हो उतना तुम्हारा इंटेलिजेंस, उतना लेवल, उतना नॉलेज बढ़ता जा रहा है। यहां पर भी सेम थिंग है। हम जितना वर्क डन करते जा रहे हैं उतना क्या होगा? अगर हम और हाइट बढ़ा दिए तो क्या होगा? वर्क डन और ज्यादा चाहिए, ऑब्वियसली वर्क डन ज्यादा चाहिए, तो क्या होगा? तो ये जो वर्क डन होगा वो उसके पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर होता है। तो इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी क्या हो जाएगा? वर्क डन इज इक्वल टू mgh। तो ये हो गया पोटेंशियल एनर्जी का, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला, कि पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh। ओके, तो इस वीडियो में हम लोग पोटेंशियल एनर्जी तक पढ़े। अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे काइनेटिक एनर्जी, वर्क एनर्जी थ्योरम, कन्वर्सन ऑफ m1 एनर्जी टू अनदर एनर्जी, और इसके रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, आशा कर आप लोगों को समझ में आ गया होगा। हैव अ नाइस डे।